का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम कौटिल्य पंडित और आज हम एक अच्छे मौसम के अंदर एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इसी वीडियो के अंदर विल कंक्लूड दिस अ ग्रेट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द टॉपिक इज बिग बैंग। तो बिग बैंग थियरी तो आपने देखी होगी, एक वेब सीरीज़ है, लेकिन असलियत में जो बिग बैंग है वो आप सभी को पता है। एक इसका आपको इंस्टिंक्ट तो होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली बिग बैंग। बिग बैंग के बारे में क्या लोग सोचते हैं कि बिग बैंग वाज अ ग्रेट एक्सप्लोजन इन विच एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम। सो दिस इज एक्चुअली बिग डेफिनेशन, बट इट इज़ कुछ हद तक इट्स वेरी ट्रू। तो असलियत में क्या हुआ था, T0 तक, जब तक टाइम शुरू नहीं हुआ था या फिर जब तक कुछ नहीं था, तब सारी चीज़ें एक सुपर फोर्स के अंदर डिफाइन थी। इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट सॉल्व कर देगी। सारी चीज़ें एक सुपर फोर्स के अंदर डिटरमाइन थी जो कि एक न्यूक्लियस के साइज से भी आधा था और बहुत छोटा था। आप सोच सकते हैं न्यूक्लियस का साइज, अगर हम एक एटम को एक एटम से 10⁻⁵ टाइम्स छोटा होता है, या हम देख सकते हैं अगर एक बॉल न्यूक्लियस है या फिर अगर एक बॉल हमारी न्यूक्लियस है तो हमारा जो एक छोटा सा एटम है वो एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, आप फुटबॉल ग्राउंड है, और फिर बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं ग्लास पानी के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा था वो सुपर फोर्स, और उस सुपर फोर्स से सब कुछ बना। उसका मैं आपको बताऊंगा, कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ और वो सारी चीज़ें बिग बैंग हुई। तो इस चीज़ को सुपर फोर्स को उसे हम सुपर फोर्स नहीं कहते क्योंकि उसके बाद से उससे चार मेजर फोर्स अलग हुई। तो जो वो सुपर नेचुरल थिंग थी, जो वो आधे न्यूक्लियस के आधे साइज से जो भी कम चीज़ थी, उससे आप आदि शक्ति, उसे आप साइंस के अंदर सुपर फोर्स बोल लीजिए। अगर आप भगवान में विश्वास करते तो आदि शक्ति भगवान, अगर आप किसी और धर्म में विश्वास करते तो सब कुछ, क्योंकि वही था, सब कुछ था। वो भगवान थे, वो सुपर फोर्स थी, और वही फोर्स अब तक पूरे इस धरती को, इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो सारी चीज़ें थी वो एक सूक्ष्म, एक बहुत ही छोटे, एक न्यूक्लियस के साइज से भी छोटे पार्टिकल के अंदर संजोगी हुई थी, जिसे हम सुपर फोर्स या फिर सुपर नेचुरल, या आप जिसे जो भी उसे नाम देना चाहो उसे दे सकते हो। फिर क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। उस एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, मैं इसको कई तरीके से बताऊंगा। हमारी एक थियरी आती है, वैसे तो जॉर्ज गैमोव ने दी थी, लेकिन जो बिग बैंग की थियरी, लेकिन अभी हम एक और थियरी की बात करेंगे, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी। तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक्चुअली क्या हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारा सुपर फोर्स थी, वो उसके अंदर एक इन्फ्लेशन आई, दैट विच वाज ड्यू टू एक्सप्लोजन। और उस इन्फ्लेशन की वजह से उस सुपर फोर्स से 4 बड़ी मेजर फोर्स निकल गई। आप सोच के देखिए, बहुत ही बड़ा ग्रुप था, जो कि एक फैमिली थी, एक बहुत ही बड़ी फैमिली, बहुत ही पावरफुल फैमिली। उसके अंदर 4 बहुत ही ताकतवर लोग रहते थे और वे चारों के चारों अलग अलग चले गए। उनमें से पहली गई ग्रेविटी। आप उसी तरीके से देखिए, जो फोर्सेस थी, जो सुपर नेचुरल फोर्स थी, उससे 4 मेजर फोर्स अलग हुई। तो जो हमारी पहली फोर्स थी वो थी ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को तो जानते ही हैं, ग्रेविटी हर चीज़ के अंदर आती है, चीज़ों के इंटरैक्शन के अंदर। आपने F = G × M1 × M2/r², ये फॉर्मूला भी पढ़ा है। ग्रेविटी को जानते भी हो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की 2 चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं कैसे भी टाइप में, विदाउट एनी चार्ज इंटरैक्शन, एंड 2 masses, the force which experienced by 2 masses of attraction is known as gravity. तो gravity हमारी थर्ड मोस्ट पावरफुल थर्ड मोस्ट पावरफुल हमारी फोर्स थी। और हमारी ग्रेविटी जो थी वो बड़े सेलेस्टियल स्केल पर दिखती थी। तो सबसे पहले हमारी अलग ग्रेविटी, उसके बाद हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप कंघा लेंगे, फिर उसे ज़ोर से रब करेंगे, और फिर अगर आप उसे पेपर के छोटे छोटे बिट्स की ओर लेके जाएंगे तो उससे अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, कोई भी चार्ज बॉडीज़ के बीच में एक्सपीरियंस की गई फोर्स, वेदर इट्स रिपल्जन और अट्रैक्शन, वो तो चार्ज के ऊपर डिपेंड है। तो जो भी चार्ज बॉडीज़ के बीच में एक्सपीरियंस की गई फोर्स, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेकेंड नंबर पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे निकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे हज़ारों बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर थी ग्रेविटी से। अगर आप सोचिए कि ग्रेविटी तो सन को, अर्थ से, और अर्थ को मून से, सभी चीज़ों को
इतनी टाइटली जोड़े रखती है कि ना वो कहीं और दूर जाते हैं, अपने ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो बस कंघे से मुश्किल से एक पेपर वेट से उठाती है, आप ऐसा सोचते होगे। लेकिन फिर अगर उसके मास को, उसके डिस्टेंस को आप कंपेयर करके देखिए, स्केल कंपेयर करके देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। और रिचर्ड पी फाइनमैन सभी के फेवरेट एंड टीचर आई नेवर हैड and many people never had. He was a great teacher, great scientist. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के क्वांटम डायनामिक्स के, मतलब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के करता धरता ही मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उन्होंने कहा था, इट वाज हिज स्टेटमेंट, कि अगर हम एक आदमी के अंदर चार्ज बैलेंस को 20% भी अगर हम उसको चेंज कर दें, तो ऐसी फोर्स पैदा होगी जो कि ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ इस पेड़ को, ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट को, ना सिर्फ एक देश को, बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर पाएगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि दो आदमियों के अंदर अगर इतना इम्बैलेंस हो जाए थोड़ा सा भी, तो कितना कुछ हो सकता है। इसका मतलब जो चार्ज है वो परफेक्टली बैलेंस हो चुका है हमारे पूरे क्या कहते हैं अर्थ के ऊपर। वरना दो बॉडीज़ अगर इतनी जोर से अट्रैक्ट करती और इतनी ज़ोर से डिफ्लेक्ट होती कि पता नहीं क्या हो जाते हैं। दीज वर वर्ड्स ऑफ रिचर्ड पी फाइनमैन। तो इतनी पावरफुल थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर हमारी आती तीसरी फोर्स, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इस फोर्स की बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इन सब में सबसे पावरफुल फोर्स है, क्योंकि ये जो जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स है उनको जोड़े रखने का काम करती है। अभी मैंने ये तो आपसे बात कर दी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दो बॉडीज़ के बीच में एक्ट करती है, कंघे और एक पेपर बिट के, एक इंडक्शन कॉइल और इनके। तो एक हमारा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है एक ऐसे स्केल पे, ग्रेविटी बहुत बड़े स्केल पे बहुत पावरफुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स छोटे स्केल पे पावरफुल, लेकिन अगर हम उस स्केल पे लेके जाए तो बहुत पावरफुल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे बहुत पावरफुल। अब आपने एक सवाल सोचा होगा, न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस डजंट इवन इंटरैक्ट एंड इट्स वेरी स्टेबल। लेकिन फिर आपने चार्ज को भी पढ़ा, फिर आपने सोचा होगा कि प्रोटॉन इतने सारे एक साथ रहते हैं। आप इसको अब समझिए, हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप सिंपल देखिए किसी भी एटम का न्यूक्लियस, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं। आप देखिए कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स तो, लेकिन न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सो इट हैज़ protons, and protons have positive charge, and these positive charge are binded together, but we know that same charges repel. तो असलियत में अगर एक दो आदमियों के बीच का इम्बैलेंस इतनी बड़ी फोर्स क्रिएट कर सकता है, तो अगर हर एटम के अंदर डिफ्लेक्ट करने वाले प्रोटॉन्स हैं, तो सारी चीज़ें हैं कैसे, एक न्यूक्लियस भी कैसे बन रहा है, क्योंकि वो तो इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्जन एक दूसरे से क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप बड़े देखिए 118 प्रोटॉन्स होते हैं ऑर्गेनिसॉन वगैरह इन बाद के एटम्स के अंदर, तो उनके अंदर भी कितनी फोर्स चाहिए होगी उन सभी को जोड़ के रखने के लिए। अगर हम बहुत सारी मैग्नेट्स एक साथ रख दें एक बॉक्स के अंदर और वो बॉक्स को कुछ ना करें, तो उसके हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसकी अपोजिंग फोर्स डालनी पड़ेगी, और वो अपोजिंग फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये एक बहुत ही मॉलिक्यूलर स्केल के अंदर, इंट्रामॉलिक्यूलर स्केल के अंदर एक्ट करती है। और एक न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर एक्ट करती है, जहाँ पर ये प्रोटॉन्स को एक साथ रखती है और इनके इंटरैक्शन को, इनके रिपल्जन को नेग्लेक्ट करती है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमारी चौथी आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स काफ़ी वीक है, और ये WIMP पार्टिकल और कई सारे तरीके से आप इसे देख सकते हैं, भले ये आपके कोर्स पे नहीं है। आप इसको इस तरीके से याद करिए कि स्पिन के, ये क्वार्क के स्पिनिंग के अंदर काम आती है, और इसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। फिर अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ अ क्वार्क, मैंने एक चीज़ नाम ली, फिर मैं आपको पूरी स्क्रैच से बताऊंगा कि इमेजिन करो हमारे पास कोई एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा, उससे अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन का भी सेम टाइप का मास होता है और हमारे न्यूट्रॉन का भी बराबर सा ही मास होता है। फिर हमको ये भी पता है कि अगर एटम जिसे हम इंडिविजिबल सोचते थे, जो एटम जिसे हम इंडिविजिबल सोचते थे, जब वो भी डिविजिबल निकला, मतलब जब वो भी उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले, तो जिन सब एटॉमिक पार्टिकल को हम आज इंडिविजिबल सोचते हैं, क्यों ना ऐसा भी तो हो सकता है कि वे भी डिविजिबल हो।
तो यही बात है कि जो हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज अ क्वार्क। एक क्वार्क, जैसे कार्बन एटम की बात करें तो एक कोई भी हाइड्रोजन एटम की बात करें सिंपली, तो एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन 6 क्वार्क से मिलकर बनता है, और एक क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाला एक प्राइमरी पार्टिकल है। और इन सभी क्वार्क्स को जोड़े रखने के लिए हमारे पास एक और पार्टिकल होता है जिसे हम ग्लूऑन बोलते हैं। क्या, कौन सा ऑन? ग्लूऑन। और ग्लूऑन को आप ग्लू से भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये सभी क्वार्क्स को जोड़े रखता है। फिर कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ बिग बैंग, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज कि उस डिस्टर्बेंस की वजह से, उस थोड़ी सी इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। मतलब आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा, कि 10⁻³ सेकंड के अंदर जो टेम्परेचर था वो नियर अबाउट 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, एंड इट वाज इंक्रीजिंग एट अ वेरी 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 रैपिड रेट, 10⁻³ सेकंड्स। आप इमेजिन कर सकिए कि इसके अंदर इतना कम टाइम, उसके अंदर इतना कुछ हो गया था। तो इट वाज अ वेरी स्पीडी रिएक्शन, और बिग बैंग के बाद धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। 10⁻16 सेकंड के टाइम पे इलेक्ट्रॉन बना। उससे पहले जो एंटी मैटर और जो जो एंटी मैटर और मैटर, उनका कोलिजन हुआ और उससे वो सारे सेपरेट हुए, ये सारा हुआ। फिर उसकी जितना भी जो एंटी मैटर था वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को डिएमिनेट कर देता है और वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके वो ख़त्म हो जाता है जितना भी एंटी मैटर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन के बाद धीरे धीरे चीज़ें बनती रहती हैं। उसके बाद हमारे 10⁻³ सेकेंड्स के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो फिर से डिक्रीज़ होने लग जाता है, और उसके बाद 100 साल के अंदर, नियर अबाउट 100 ईयर्स के अंदर पहला नेबुला बनती है। फिर 1 बिलियन ईयर्स के अंदर हमारी जो है गैलेक्सी बनती है। फिर ऐसे धीरे धीरे बनता रहता है। इट्स अ वेरी स्पीडी रिएक्शन, और अब भी उसका इफेक्ट हम देखे जा सकते हैं। तो इस बिग बैंग की आप शुरुआत एक सुपर फोर्स को भी मान लीजिए, और वो सुपर फोर्स परमात्मा है, आदि शक्ति है, गॉड है, अल्लाह है, आप जो भी उसे मानिए, क्योंकि दैट इज़ द थिंग दैट इज़ ड्राइविंग द होल world, the whole universe. And now I'd like to end the session of Big Bang, and I hope that you understood Big Bang and the cosmic inflation. And with this cosmic inflation यहाँ लिखा हुआ था, so I thought to show you. It's a beautiful small thing growing in the land. And with this I'd like to sign off. Over to you, Kautilya.